हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसवी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज सिंधु घाटी से सभ्यता का मेरा तीसरा क्लास है और इस क्लास में जो है ये मेरा लास्ट क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसमें आपको पूरा फैक्ट दिया जाएगा, जिस कहाँ कहाँ से क्या मिला है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और बढ़िया से बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु, ये जो इसका जो स्थल कहाँ पे पूछा भी जाता है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये हम आपको बता दिए थे। और देखिए ये भी बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार किस तरह का है, आकार त्रिभुजाकार है। और ये भी बोले हुए कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस दिशा में स्थित था, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा। जैसे आप मान लीजिए ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो ये उत्तर और दक्षिण यहाँ पे था स्थित, मतलब ऐसी जगह पे था ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस वजह से ये इसका नाम क्या है, ये जो है यहाँ पे जो स्थित था, तो इसका नाम क्या हो जाता है, हड़प्पा में यदि त्रिभुजाकार इसका आकृति था। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए कि उत्तर ये हुआ, उत्तर ये हुआ, दक्षिण यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये है 1600 किलोमीटर। इन 200 जोड़ दीजिए तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। उधर बार बार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो जो वीडियो बन रहा है ना भैया, वो वीडियो थोड़ा जो है ना बंद हो जा रहा है। मेरा ये 4 बार इस तरह से हम कर चुके हैं, अब मोबाइल जो है ना पूरा खराब हो गया लगता है। तो उत्तर और दक्षिण का जो लंबाई कितना है, 1400 किलोमीटर है। और पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो ये आपको पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, किस दिशा में स्थित है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए हम आपको ये भी बता दें कि जो 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 कि ये जो उत्तर बिंदु है यहाँ पे क्या था, मांडा था। क्या था, मांडा था। दक्षिण में क्या था, दैमाबाद था, दैमाबाद। और पूरब में था आलमगीर, आलमगीर। ठीक है। और ये जो दैमाबाद है, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में था, ये था यूपी में था, और ये था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये यहाँ पे जो था ये सुतकांगडोर है, सुतकांगडोर, जो कि है कहाँ पे, ये था बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ठीक है। ये भी बताया हमें, ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में किस नदी पे था, चिनाब नदी पे। ठीक है। आप देखिए कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड पूरा चीज़ को ही क्लियर कर दीजिए। यदि हम चाहते तो ये नहीं बताते, लेकिन एक बार यदि आपको सामने में यदि इस तरह हम बता देंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आलमगीर जो यूपी में किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद ये कहाँ पे था, परबरा नदी के किनारे, यानी उसको गोदावरी नदी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी। ये कहाँ था, ये था दास नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। आप जो है एक कॉपी बनाइए और कॉपी में जो है जिस तरह से हम मेरा क्लास चल रहा था उसी तरह से उसका नोट्स बनाते चलिए। और जिस हिसाब से हम लिखे हैं ना उसी हिसाब से एक वाइट पेज में जो है, एक वाइट पेज में दोनों साइड मतलब डके खींच लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिख दीजिए। और उत्तर में कौन सा नगर है, कौन सा नदी था, कहाँ पे स्थित है, ये सब लिख लीजिए। इसकी लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, ये लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है और ये लंबाई जो है 1600 किलोमीटर। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ मिटा देते हैं। तो है इसका नाम उपनाम क्यों पड़ा, आपका भी नाम घर में रखता होगा, मम्मी पापा कुछ से कुछ बुलाता होगा क्योंकि आप उस तरह से काम करते होंगे इसलिए बुलाता होगा। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई नाम है। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है सरस्वती, चौथा है प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति। और उसके बाद है काशी युग, काशी युग। अब देखिए अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा, हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, सरस्वती नाम क्यों पड़ा, एक प्रथम नाम क्यों पड़ा और काशी युग क्यों पड़ा। अब देखिए आपका जो नाम घर में बुलाता होगा, यदि 10-12 नाम रख दिया होगा कोई या 5-6 नाम रख दिया होगा, तो आपका जो नाम रखा होगा तो आपके काम के हिसाब से रखा होगा ना। तो उसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों रखा सिंधु घाटी, क्योंकि सिंधु नदी के बते थी। आपका नाम क्यों रखा, क्योंकि आप उस तरह से काम करते होंगे इसलिए नाम रखा। तो ये सिंधु नदी के किनारे बता था, सब जितना शहर था सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा, क्योंकि इसका इसका जो खुदाई हुआ था सबसे पहले हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता रखा था। अब ये बताइए किसने खुदाई किया था, किस वर्ष किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किसने किया और किस वर्ष किया। सरस्वती सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जो है ये सरस्वती नदी जो था सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे बहता था, सॉरी बीच में बहता था, इसीलिए जो है सरस्वती सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा, प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा इसको, क्योंकि यहाँ जो प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा क्योंकि यहाँ की सबसे पहले जो है पक्की ईंट चौड़ी सड़क और मूर्ति भी वहाँ पे बनना शुरू हुआ था। पक्की ईंट का मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति, ईंट ऊट जो आती है अलंकृत सब हुआ था वहाँ पे, चबूतरा सब मिला था, गोदाम मिला था, और क्या है कि वहाँ पे मतलब स्विमिंग पूल भी वहाँ पे मिला था। तो ये सब जो क्रांति हुआ था ये सब जो सबसे पहले ही वहाँ पे शुरू हुआ था शहरी के रूप में, इसलिए प्रथम क्रांति इसका नाम पड़ा। काश युगीन क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो आप हमको बताए थे प्राचीन अति जो पाषाण काल के बारे में बताए थे, तो ताम्र पाषाण काल में क्या होता था, वहाँ पे तंबाकू का खोज हुआ था। तो सबसे पहले प्राचीन लोगों ने ही तंबाकू खोज किया था, पाषाण काल वाले ने, हमारे पूर्वजों ने। तो वो जो है काश युगीन है वो तंबाकू भी यहाँ पे यूज करता था, और धीरे धीरे जब बढ़ता गया तो टीन का खोज हुआ, और क्या बोलते चांदी का खोज हुआ, सोना का खोज हुआ। तो ये सब चीज़ का खोज हुआ। तो कॉपर के साथ टीन का भी यूज करते थे। कॉपर के साथ टीन का मिश्र धातु जब जैसे बनेगा ना, कॉपर और टीन जैसे बनेगा ना, तो क्या बनेगा, वो कांसा बनेगा। इसीलिए उसको कांस्य युगीन करते थे, क्योंकि यहाँ पे तांबा और टीन का मतलब बना हुआ मिश्र धातु का ये लोग यूज करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है क्यों इसका नाम पड़ा। आप देखिए, हम देखिए लिख नहीं रहे क्योंकि बोर्ड छोटा है, और जो हम बोल रहे हैं वही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ का अधिकतर शहर जो है सिंधु नदी के किनारे ही बसा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, जो पाकिस्तान के माउंट गोगरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा। सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सिंधु नदी जो होती थी पहले जो सरस्वती नदी होती थी वह सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में बहते थे, इसीलिए जो है सिंधु सरस्वती उसको नाम पड़ा। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों पड़ा, क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ सबसे पहले पक्की ईंट, लंबी चौड़ी सड़क, सभागार, अनाज रखने वाला घर, स्विमिंग पूल, चबूतरा, बहुत से वहाँ पे मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति, ये सब मतलब वहाँ मिला था। तो इसलिए जो है उसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति पड़ा। कांस्य युगीन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ का जो लोग था वो कॉपर के साथ टीन का भी यूज कर मतलब मिला के मिश्र धातु का यूज करते थे, इसलिए वो पड़ा कांस्य युगीन पड़ा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आप आगे आइए। अब देखिए, अब यहाँ देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर उत्पत्ति कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, देखिए थोड़ा बोलने में लफड़वा जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ किस तरह से हुआ, कुछ ऐसा वैज्ञानिक ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ ना, मेसोपोटामिया से हुआ है, ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है, सोथी सभ्यता से हुआ है, ये सब सभ्यता से मतलब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। अब इसमें कौन कौन सा इतिहासकार है और क्यों इसका मतलब ये कहता है, इसके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थे वहाँ का जो कुछ इतिहासकार ने कहा है कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ। अब क्यों हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब आप ये कल्पना कीजिए कि ग्रामीण से देख लीजिए, ग्रामीण से अर्धनगरीय बना और अर्धनगरीय से नगरीय बनेगा। तो सबसे पहले ग्राम तो चाहिए ना, नगर बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, गांव चाहिए, गांव से ही नगर बन सकता है। तो यहाँ कुछ वैज्ञानिक ने ये आशा लगाया कि ये जो मेसोपोटामिया है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो है यह शहरी है। तो देखिए, अब कोई भी शहर, कोई भी जो जगह है या कोई भी शहर है तो वो तुरंत एक ही बात तो शहर नहीं बन सकता है ना। ये भी पहले ग्रामीण हुआ होगा ना, थोड़ी ना है कि एक ही बार ये शहर बन गया, एक ही बार वहाँ पे उद्योग खुल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये भी पहले ग्रामीण हुआ होगा। इसीलिए कुछ इतिहासकार ने मानता है कि मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि बाद में ये शहरी के रूप में इसी से ये प्रेरित हुआ। ठीक है, इसी से क्या ये प्रेरित हुआ है। तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को, ये ग्रामीण सभ्यता, ये शहरी सभ्यता है। तो
अब देखिए कि कुछ जो 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 इतिहासकार है उसमें से वो है कि जैसे विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत यह कहता है कि जो मेसोपोटामिया में जो ग्रामीण सभ्यता थी वो धीरे धीरे जो है वो पूरे फैल गई थी, इधर आके पूरा फैल गया था, जिस वजह से वो शहरी हो गया। तो विसरणवादी सिद्धांत का जो समर्थक था वो कौन कौन सा वैज्ञानिक था, वो देखिए गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी और एच.डी. संकालिया और क्रेमर। ठीक, 1 2 3 4 ये 4 जो इतिहासकार वैज्ञानिक है, इस चारों ने कहता है कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ है। ये गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी और एच.डी. संकालिया और क्रेमर, ये चारों ने जो है ये कहा था कि मेसोपोटामिया जो है ये ग्रामीण सभ्यता है और जो बाद में एक सिंधु घाटी सभ्यता का रूप लिया था। यह विसरणवादी सिद्धांत। अब विसरणवादी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि आप मान लीजिए कि कोई रूम में आप अगरबत्ती जलाइए तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अगरबत्ती एक जगह है लेकिन वो पूरे रूम में फैल रहा है। तो उसी तरह एक ग्रामीण सभ्यता एक यहीं पे था, लेकिन इसी से जो है पूरा इधर शहरी की ओर फैल रहा है, बढ़ते ये शहरी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कुछ इतिहासकार ने यह कहता है कि जो मेसोपोटामिया में जो सामान मिला था वही सामान सिंधु घाटी में मिला है, जो सामान यहाँ मिला था वही सामान यहाँ मिला है। ठीक है, तो वो क्या क्या सामान मिला है ना, वो जो फिगर बना हुआ था, और आप जैसे घड़ा ले लीजिए तो घड़ा में आजकल थोड़ा चित्र बना देता है, पेंटिंग कर देता है, तो वही पेंटिंग का जो डिजाइन था यहाँ पे भी मिला था और यहाँ पे भी मिला था। इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ गाड़ी थे, बैलगाड़ी का निशान था, यहाँ पे भी बैलगाड़ी थे, क्योंकि ग्रामीण में गांव में तो बैलगाड़ी होबे करेगा ना, तो यहाँ पे भी बैलगाड़ी थे। तो वही इतिहासकार ने पता लगा रहा है कि यहाँ का जो सामान मिला है यहाँ पे भी मिला है, लेकिन यहाँ ये भी है कि यहाँ जो है वहाँ यहाँ नहीं है, कुछ अंतर भी है, कुछ समानता भी है। अब समानता के बारे में बता दिए कि यहाँ पे पक्की ईंट था, यहाँ पे भी पक्की ईंट था, यहाँ पे जो बैलगाड़ी यूज होता था यहाँ पे बैलगाड़ी यूज होता था, यहाँ पे एक मतलब प्लेट में मतलब एक मनका में एक पीपल के पत्ते का मतलब निशान का चित्र बना हुआ था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी वो मिला है सिंधु में। अब देखिए कुछ समानता बता दिए। अब जो है असमानता देखिए, तो समानता क्या क्या है, अब समानता तो बता दिए, और अब जो है असमानता देखिए। असमानता में क्या क्या है कि मेसोपोटामिया जो है ये ग्रामीण है, ये शहरी है। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ये यहाँ पे जो है माप तौल और वाट का जो प्रयोग होता था एकरूपता से होता था। यहाँ पे जो है एकरूपता से नहीं होता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल का जो यूज होता था एकरूपता से नहीं होता था, एकरूपता से वहाँ पे यूज नहीं होता था। क्योंकि आप देखिए, आप मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके घर में कोई चीज़ मांगने के लिए आ गया, ठीक, आप जो है उसको, वो बोलता है कि हमको जो है कुछ आटा दीजिए, तो आप उसको आटा दिए तो आप बटखारा खोजने लग गए और वो नहीं मिला वहाँ पे, तो नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा, किसी बर्तन में उसको दे दिए, और जिसने जब दूसरे दिन लेने के लिए जाइएगा तो उसी बर्तन में फिर ले लीजिए। यही होता है ना गाँव समाज में। तो वही सिस्टम जो था मेसोपोटामिया में था कि यहाँ पे जो है बटखरा यानी माप तौल का जो यूज होता था एकरूपता से नहीं करता था, मतलब बराबर उतना यूज नहीं करता था ये लोग, वही यहाँ मेसोपोटामिया में। और यहाँ जो होता है शहरी में, आप जैसे दुकान जाइए, मार्केट जाइए, कोई सामान चीज़ लेने के लिए चलिए मार्केट में, तो वहाँ पे देखिएगा मार्केट में कि मतलब कोई भी सामान आपको देगा तो वो तौल के देगा, चाहे वो एक मुट्ठी अनाज क्यों ना दे, वो तौल के देगा। 100 ग्राम, 25 ग्राम, जितना ग्राम मांगेगा, अभी 1 ग्राम मांगेगा तो तौल के देगा, वो कभी भी अंदाज में नहीं देगा। और यहाँ क्या था कि यहाँ पे जो था किसी भी पहला में कुछ भी चीज़ में नाप के वो दे देता था, और उसी से वो आप लोग फिर मतलब वापस कर दीजिए। तो वही है, यहाँ पे माप तौल का यूज एकरूपता नहीं था, यहाँ पे एकरूपता था। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे पुरोहित का शासन था, मतलब यहाँ पुरोहित वर्ग रहते थे, यहाँ पे पुरोहित वर्ग नहीं रहते थे, यहाँ कोई का शासन ही नहीं था, यहाँ पे पुरोहित वर्ग रहते थे। तो यहाँ पे क्या था, पुरोहित वर्ग का शासन, और यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था। हम देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अब मतलब जगह नहीं था इसलिए। तो यहाँ पे जो पुरोहित वर्ग का शासन है, मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग का शासन था,
और हड़प्पा में नहीं था। यहाँ का जो मोहर होता था ना, यहाँ का मोहर जो है बेलनाकार था, बेलनाकार, मोहर बेलनाकार, यहाँ का जो है वर्गाकार। अब ये पूछे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो मोहर होता था उसका आकृति किस प्रकार का था। आप किसी से पूछ के देखिएगा, पूछेगा कि मेसोपोटामिया का में जो सभ्यता थी वहाँ का जो मोहरें होती थी वो मोहर जो है किस प्रकार का था, ठीक है, वो मोहर पूछेगा। तो वो मोहर जो था ये वर्गाकार था और यह नहीं सॉरी बेलनाकार था और यहाँ का वर्गाकार था, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि अधिकतर वर्गाकार का मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले थे और अधिकतर अभिलेख वाली मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले थे, ठीक। उनको अब जवाब देना है कि अधिकतर वर्गाकार मोहर और अधिकतर अभिलेख वाली मोहर कहाँ पे मिला था और मिट्टी का मोहर कहाँ पे मिला था। ये 3 क्वेश्चन रहा, मिट्टी का मोहर, अभिलेख वाली मोहर और वर्गाकार मोहर, ये तीनों का जवाब देना। हम तो बतेबे करेंगे। तो यहाँ पे तो बेलनाकार, यहाँ पे था वर्गाकार। अब देखिए यहाँ की जो लिपि थी, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कील नुमा लिपि थी। किस प्रकार की लिपि थी? कील नुमा लिपि थी। तो अब देखिए लिपि के बारे में बात करें तो लिपि यहाँ लिख देते हैं, लिपि ये मिटा दें और मिटा देते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे इसका मोहर बेलनाकार था, इसका मोहर वर्गाकार था। यहाँ पे पुरोहित का शासन था, यहाँ पे पुरोहित का शासन नहीं था। यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे मंदिर नहीं था। और यहाँ पे मतलब वाट मोक्तल का एक रूपता से यूज नहीं करते थे, यहाँ पे एक रूपता से यूज करते थे। अब उसके बाद देखिए आगे देखिए, इसकी जो लिपि होती थी वो लिपि थी कीलनुमा लिपि, कीलनुमा लिपि। और इसका लिपि था चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि, ठीक। अब चित्रात्मक लिपि और कीलनुमा लिपि में एक अंतर बताइए, हम आपको समझा दे रहे हैं कि चित्रात्मक लिपि किसे कहते हैं। अभी भी जो है चित्रात्मक लिपि चलता है। अब देखिए बच्चे का जो किताब है वो A1 B1 C1 क्या क्या है वो सब में जो किताब होता है, जिसे आप देखते होंगे कि एप्पल जैसे लिखा हुआ, एप्पल का चित्र दे दिया इधर और उसके नीचे में भी APPLE एप्पल लिखा रहता है ना, तो वही है चित्रात्मक लिपि। कीलनुमा लिपि क्या है? कीलनुमा लिपि का मतलब ये होता है कि आप देखिए जैसे कि कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसका चित्र वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ पे चित्र वहाँ पे नहीं रहता, वही कीलनुमा लिपि। तो कीलनुमा लिपि कहाँ का था? मेसोपोटामिया का। और चित्रात्मक लिपि कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ तो क्लियर है। अब उसके बाद देखिए मेसोपोटामिया में पिता को दर्जा दिया जाता था, मतलब पिता को दर्जा दिया जाता था। यहाँ पे पिता को दर्जा नहीं दिया जाता था। यहाँ पे माता का दर्जा नहीं दिया जाता था, यहाँ पे माता का दर्जा दिया जाता था। तो मेसोपोटामिया में कौन सी मतलब समाज थी? वो समाज थी पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। और यह था मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ठीक है। ये तो समझ गए कि यहाँ पे पितृ था, यहाँ पे मातृ था। अब तो कुछ आपको अंतर दिख गया। अब ये पूछते एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में कुछ अंतर बताओ, कुछ 5 अंतर लिखो और कुछ समानता लिखो। और ये किस सिद्धांत पर आधारित था कि मेसोपोटामिया से की सभ्यता से खोज हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका जो समर्थक था, विसरणवादी सिद्धांत का समर्थक था, कौन कौन सा वैज्ञानिक था, ये सब तो आप बता सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो उत्पत्ति हुआ किस तरह से हुआ अब ये आप देखें, और कौन कौन सा इसका समर्थक था, किस विधि से हुआ था, यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद आगे आए थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला मतलब कुछ और वैज्ञानिक आता है, कुछ और इतिहासकार है। उसने ये कहा है कि कुछ इतिहासकार ने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हम मानते हैं ठीक है मेसोपोटामिया से हुआ है, लेकिन हम भी कहते हैं कि इस सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से हुआ है। तो अगला उत्पत्ति किससे होता है? ईरानी बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता, ठीक। ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से उत्पत्ति किसका हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये जो है इसका समर्थन कौन करता है? ये किस सिद्धांत पर आधारित था? ये था कर्मिक विकास, कर्मिक विकासवादी सिद्धांत। इसका समर्थक कौन कौन था? कर्मिक विकासवादी समर्थक कौन कौन था? फेयर सर्विस प्लस रोमी थापर, ठीक। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, ये दोनों वैज्ञानिक जाने माने वैज्ञानिक जो है भारत का इतिहासकार,
ये कहाँ का है? भारत का इतिहासकार है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, कभी देखिएगा इस बारे में। ये फेयर सर्विस और रोमिल थापर जो है, ये एक अच्छे इतिहासकार है। इसने कहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो जो उत्पत्ति हुआ है वो ईरानी बलूचिस्तान से, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब उसके बाद देखिए कि ये जो किस प्रकार के हुआ, ये क्यों कहा रहा है कि यहाँ पे जो क्रमिक विकास सिद्धांत का मतलब ये होता है कि क्रम क्रम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए, अब छोड़िए बोलना, छोड़ देते हैं, स्टेप बाय स्टेप से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप मतलब मान लीजिए कि आप एक सीढ़ी चले, दूसरी सीढ़ी चले, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह जो है यह प्रकार की क्या है, क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित कौन कौन है? फेयर सर्विस और रोमिल थापर। और ये किस सिद्धांत पर, जो यदि पूछ दे कि ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ है, तो वह किस सिद्धांत के आधार पर फेयर सर्विस और रोमिल थापर ने कहा था? वो क्रमिक विकासवादी सिद्धांत। और यदि ये पूछे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ है और इसका समर्थक जो है गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कोसाम्बी, एच डी संकलिया, जॉन मार्शल था। तो ये जो है उत्पत्ति जो माना जाता है इसने, किस सिद्धांत पर आधारित था? विसरणवादी सिद्धांत पर। तो यह किस सिद्धांत पर है? क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर। जिसमें से कहा जाता है कि ईरानी और बलूचिस्तान की सभ्यता में इसके पूर्व में जो है, यहाँ पे इसके पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में जो है ईरानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या था कि यहाँ पे जो है मतलब कुछ स्थल का खोज हुआ था। जैसे था कुछ नाल था, कुल्ली था, आमिर था, ऐसे स्थलों की खोज हुआ था। नाल, कुल्ली, आमिर, ये सब जो स्थल कहाँ पे था? पाकिस्तान में। और ये किस सभ्यता का स्थल है? ये ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता का स्थल है। ये भी माइंड में याद रखना है, यदि ऑप्शन में पूछ दे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नाल, कुल्ली और आमिर का जो स्थल है किस सभ्यता का देन है, तो ये है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता का। किसका है? ईरानी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। नाल, कुल्ली, आमिर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये है ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता का स्थल है। ये जो स्थल था ये था ग्रामीण था। ये कौन क्या था? ये ग्रामीण था। ये ग्रामीण था, शहरी नहीं था। नाल, कुल्ली और आमिर जो है ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, ये ग्रामीण स्थल थे, ठीक है। तो आप ग्रामीण से धीरे धीरे शहर की ओर जाएंगे ना, तो ग्रामीण से हम कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे शहर की ओर जाएंगे। तो वही ये फेयर सर्विस और रोमिल थापर ने यह अनुमान लगाता है कि जो कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नाल, कुल्ली और आमिर का स्थल का जो खोज हुआ था वो एक प्रकार के ग्रामीण थे। तो ग्रामीण यदि थे तो ग्रामीण से धीरे धीरे वहाँ पे मतलब उद्योग आया होगा, धीरे धीरे कार बढ़ा होगा, व्यापार बढ़े होंगे। तो यही सब जो मतलब वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस जो बलूचिस्तान ईरानी और बलूचिस्तान की सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है क्रमिक रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का, जो उसको जो कुछ समर्थक होते फेयर सर्विस और रोमिल थापर। यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो यदि पूछ दे कि ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ है, किस सिद्धांत पर है? क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर। इसका समर्थक कौन है? फेयर सर्विस और रोमिल थापर। और ये जो और क्यों हुआ था, क्यों इसका मानना था? क्योंकि ये कह रहे थे कि जो ये कह रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नाल, कुल्ली और आमिर जैसे स्थलों का खोज हुआ था। जो वो स्थल जो है अति ग्रामीण था, और जो ग्रामीण से धीरे धीरे अर्धनगरीय बना और अर्धनगरीय से पूरे नगरीय बन गया। तो जिस वजह से यहाँ पे गांव में जितना समाज रहते होंगे, धीरे धीरे बढ़ा होगा, सब चीज़ उद्योग लाया होगा, धीरे धीरे वह शहर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए कुछ वैज्ञानिक कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैसे ईरानी बलूचिस्तान की सभ्यता पढ़ रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रही है। अब कुछ और है, अभी देखिए बोलने वाले का नहीं है। तो देखिए यहाँ मेन पॉइंट यहाँ ये देखना है कि जैसे आप अब यहाँ तो हो गया ईरानी बलूचिस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। अब यहाँ देखिए मेसोपोटामिया और ईरानी बलूचिस्तान से किस प्रकार के मतलब इसका उत्पत्ति हुआ है, किस सिद्धांत पर था, और इसका समर्थक कौन था और कैसे हुआ, यहाँ तो आप जान लिए। अब उसके बाद देखिए एक और सभ्यता आता है, एक और है सोथी सभ्यता। कौन है? एक सोथी सभ्यता जो है ये जो है सोथी सभ्यता जो है ये एक राजस्थान में थे। कहाँ पे थे? राजस्थान में। जो इसका खोज किया था अमाल नंद घोष ने, अमाल नंद घोष और डीपी अग्रवाल,
ठीक है। इस सभ्यता का समर्थक कौन थे? अमालनंद घोष और डीपी अग्रवाल। जो कि अमालनंद घोष ने इस सूती सभ्यता की खोज जो किया था 1953 ईस्वी में, खोज। अब यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को समझ में अच्छा आएगा। इसका खोज 1953 ईस्वी में किसने किया था? जहाँ पे निशान हम लगाए वही किया था, डीपी अग्रवाल इसमें शामिल नहीं थे। तो अमालनंद घोष ने सूती सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ की सभ्यता है? ये एक राजस्थान की है। सूती सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, एक प्रकार की ग्रामीण थी। अब वहाँ देखिए, अब ये जो यहाँ का जो अमालनंद घोष, मतलब अमालनंद घोष और जो डीपी अग्रवाल जो है, इसने ये तर्क लगाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है सूती सभ्यता से हुई है, वो क्यों हुआ है ये देखना है। अब देखिए यहाँ का ये बात था कि सूती सभ्यता में जो रस्सी का यूज करते थे वो लोग, वही रस्सी का यूज जो है सिंधु घाटी में मतलब करते थे। जैसे रस्सी का यहाँ पे क्या, कौन सा रस्सी का यूज कर सकता होगा? कपास का करता होगा रस्सी, कपास का वस्त्र भी बनाता होगा तो वो भी रस्सी होगा, पटसन का होता होगा, ये जूट का जो भी बोलिए। तो वो रस्सी का जो यूज करते थे ये लोग, वही रस्सी का यूज वो लोग भी करते थे। यहाँ पे जो कि मतलब पहले आप बताए थे ना, वहाँ पे बोले थे ना कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो ईंट का जो यूज हुआ था, जो कि पीपल के पत्ते का जो निशान था, सॉरी वो गलती बोल दिए थे हम, वो बात वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है वो बात, ठीक है। माइंड से थोड़ा हट गया था। तो जो पीपल का जो पत्ते का जो बर्तन में जो बना हुआ अलंकृत जो चित्र हुआ था वो सूती सभ्यता से था। और जो सूती सभ्यता में जो चिन्ह था वही चिन्ह मेसोपोटामिया सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, ठीक है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वो वहाँ पे हम बोल दिए थे गलती से, ठीक है। अब उसके बाद देखें, तो सूती सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी, और जो बाद में यहाँ का जो यूज होता था वही यूज वहाँ पे भी होता था। तो कुछ इतिहासकार ने लगा कि ये जो ग्रामीण है तो बाद में भी ये शहरी हुआ होगा। अब देखिए यहाँ माइंड में एक चीज़ फिट कर लीजिए कि जो सभ्यता ग्रामीण होगा ना तो वही उसी से उसका उत्पत्ति होगा, ठीक है। सब वैज्ञानिक ने तो यही कहा है कि जो ग्रामीण है उसके बाद वो अर्धनगरीय बना, नगरीय से अर्धनगरीय, नगरीय से पूर्ण नगरीय, ये बात है। तो ये भी जो ग्रामीण जो बना है, तो यहाँ पे भी जो ग्रामीण है इसी की वजह से कुछ वो मानता है कि सूती सभ्यता से भी है उसका उत्पत्ति हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ तो क्लियर है। तो अब जितना भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ है, किस तरह से इसका वो उत्पत्ति हुआ था, तो यहाँ तक तो अब दिक्कत नहीं है। अब यदि पूछ दे एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस तरह से हुआ था, उसको 200 शब्दों में लिखें। ये मतलब जैसे अब बीए का जैसे एग्जाम देने जाइएगा ना बीए सब में, तो जैसे जिसका हिस्ट्री ऑनर्स रहता है या फिर साइड में इसका विषय रहता है, तो वो जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे हम बीए का जैसे एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब में पूछा था। तो यदि जितना हम बताए वो सब यदि बात बढ़िया से एक राइटिंग बना के अक्षर से यदि लिख दीजिएगा तो नंबर उसका बाप भी नहीं काट सकता है, नंबर 100% देगा। तो ठीक है, जितना भी हम बताएं वो सब लिखना है। अब इसका उत्पत्ति के बारे में देख लिए, इसका आकार कैसा है, इसका नाथी और इसका दूरी कितना है, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये मतलब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब इसका विस्तार देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आखिर कहाँ कहाँ तक था। विस्तार, अब विस्तार देखिए, ये विस्तार जो है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी है, और ये भारत में है, अफगानिस्तान में 2 ही जगह पे है, अफगानिस्तान में 2 जगह पे है। और पाकिस्तान में जो है 3 प्रांत में है। पाकिस्तान की कितना प्रांत में है? 3 प्रांत में है। एक है पंजाब प्रांत, और एक है सिंध प्रांत, और एक है बलूचिस्तान। और भारत में जो है टोटल 7 राज्य में है। भारत में कितना राज्य में? टोटल 7 राज्य में है। पंजाब के 3 प्रांत में है, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, और अफगानिस्तान में 2 प्रांत, ठीक है। और 2 प्रांत ही अफगानिस्तान में है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान वाला जो 2 प्रांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार जाने का यही कारण है कि वो वीडियो बंद कभी भी हो सकता है। आधा घंटा का क्लास हो चुका है, यदि वो इस तरह से इस बार बंद हुआ तो कौन ये खत्म हो जाएगा। तो अफगानिस्तान में जो है 2 जगह पे कौन कौन सा था? एक है मुंडी गाक और सुरतुगई। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद 100% रखना है। यदि ये पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अफगानिस्तान में जो खोजा गया था वो इनमें से कौन सा नहीं है,
तो ये 2 को पूछ देगा और 2-3 को दे देगा। अब बस ऑप्शन में सी नंबर में डी नंबर में दे देगा ये वो तो मारना है। तो ये दोनों जो है याद रखना है, मुंडी गाक और सेतुगई। मुंडी गाक और सेतुगई जो है ये अफगानिस्तान में पड़ा था और पाकिस्तान में जो टोटल 500 शहर मिला था और भारत में टोटल मिला था ये 1000 शहर, यानी टोटल 1500 लगभग शहर की खोज हुआ था टोटल अभी तक जितना भी हुआ है, जिसमें 1000 भारत में है, 500 पाकिस्तान में है और 2 गो जो है अफगानिस्तान में है। भारत में 7 गो राज्य में कौन कौन सा है? पहला देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में दहमाबाद में पढ़े थे आप, परवरा नदी किनारे गोदावरी जो है दक्षिणी भाग है, तो वहाँ देखिए कोई भी चीज़ को यदि आप एक बार रिपीट कर रहे थे ना तो उसको बार बार माइंड में दोहराते रहिए, इतना उसको पढ़ना, इतना उसको याद करना कि मतलब वो जो है माइंड में घुरते रहे। कोई भी में कितना राज्य में? 7 राज्य में। यदि और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इनमें से भारत में किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं मिला है? बिहार में नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, असम में नहीं मिला, पश्चिम बंगाल में नहीं मिला, तेलंगाना में नहीं मिला, उड़ीसा में नहीं मिला, कर्नाटक में नहीं मिला, बंगलुरु में नहीं मिला, मध्य प्रदेश में नहीं मिला, उत्तराखंड में नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। जहाँ जहाँ जो है 7 को याद रखना आपको, और 7 को की छोड़ के बाकी इधर जितना है कहीं भी नहीं है। तो यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए, अब उसके बाद तो विस्तार तो पढ़ लिए। अफगानिस्तान में 2 जगह है, मुंडी गाक और सेतुगई, पाकिस्तान के 3 प्रांत में, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान में है, और भारत में जो है 7 राज्य में विद्यमान है। अब देखिए, यदि ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, यदि भारत की बात करें तो वो मारना है कौन सा? राखीगढ़ी, और दूसरा नंबर पे धौलावीरा, दूसरा नंबर पे धौलावीरा। यदि पूरा भारत के मतलब और मतलब के बाहर, भारत में नहीं, भारत के बाहर, तो भारत के बाहर पूछिए कि भारत के बाहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गरनी वाला है। कौन सा है? गरनी वाला, और वो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। यदि भारत में पूछे राखीगढ़ी, भारत के बाहर पूछे गरनी वाला, भारत में दूसरा नंबर पूछे धौलावीरा। अब बताइए कि जलकुंड कहाँ मिला था? ये भी जवाब दीजिए कि जलकुंड कहाँ मिला था। ठीक, जलकुंड कहाँ मिला था, और अग्निकुंड कहाँ मिला था, और हवन कुंड कहाँ मिला था, ये बात आप बताइए। ठीक, यहाँ तो क्लियर। जितना क्वेश्चन जितना पूछ रहे हैं ना वो सब धीरे धीरे आपके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना है? 7 राज्य में है, यहाँ पंजाब में है और सिंध में है, बलूचिस्तान में है, और अफगानिस्तान में 2 जगह पे है, मुंडी गाक और सेतुगई। क्योंकि पंजाब में यदि भारत के बाहर पूछे कि मतलब वो कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, जो पंजाब में है गरनी वाला। यदि भारत में पूछे कि सबसे कौन सा बड़ा है, राखीगढ़ी, और दूसरा धौलावीरा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, बराबर है। अब उसके बाद देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। ताकि नगर की विशेषता किस प्रकार की थी, मतलब नगर, अभी का जो नगर, हम लोग का जो नगर बना, नगर जो है, ये सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ये सब किस प्रकार की थी, और वहाँ की सड़कें और नालियाँ किस प्रकार की थी, उसके बारे में बात करेंगे। प्रकार के थे तो वो अब उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर जो होता था 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में। एक था पश्चिमी भाग, दूसरा था पूर्वी भाग। ठीक है, ये था पश्चिमी भाग, ये था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो है ना थोड़ा ऊंचा होता था, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता था। ठीक है, पश्चिमी भाग क्या होता था? थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता था, और पूर्वी भाग क्या होता था? थोड़ा नीचे रहता था। ये मतलब ये ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि वहाँ पे पुरोहित रहते थे। अब क्योंकि पुरोहित रहते थे, अब पुरोहित क्या है, मतलब क्या है पुरोहित जी? पुरोहित क्या है? तो उसको मतलब वो मतलब मनुष्य है, और जो आम जनता है वो क्या मतलब मनुष्य नहीं है। पुरोहित क्या है? कुछ भी नहीं है पुरोहित, मतलब वो एक प्रकार की वहाँ पे बनाया गया था, यही है। तो पश्चिमी भाग में पुरोहित रहता था, और पूर्वी भाग में आम जनता रहते थे, श्रमिक मजदूर प्रशासनिक जितना भी रहते थे वो पश्चिमी भाग पूर्वी भाग में रहते थे, और यहाँ पे केवल पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। तो पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला बोलते थे, दुर्ग टीला बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दुर्ग टीला, और इसको बोलते थे नगर। ठीक, इसको बोलते थे नगर, इसको बोलते थे दुर्ग टीला। अब जो पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला है, आप मान लीजिए ये दुर्ग टीला है और ये मान लीजिए नगर है, तो इसका जो दुर्ग टीला होता था, इसका एक 4 दीवारी होता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो है इसको एक प्रकार से घेरा जाता था। अब मान लीजिए आपके घर बनाए होंगे, आप मान लीजिए आप घर बनाए होंगे, तो उस घर जैसे बनाए होंगे, तो आपके घर के जो साइड का जो जमीन है, जमीन जो चारों साइड छोड़े होंगे, तो आप उसको भी घेर दिए होंगे, उसको भी घेरे होंगे कि नहीं घेरे होंगे? उसको वही जो है, मान लीजिए कि ये दुर्ग टीला है, ये यहाँ तक का दुर्ग टीला बना दिया है,
और इसके साइड में जो जमीन बचा है, इधर भी बचा है, इधर भी बचा, इधर चारों साइड में जमीन बचा, उसको ये घेर दिया। यही है ना चार दीवारी, मतलब घर को घेर देना चारों साइड से, वही क्या है, चार दीवारी है। तो ये दुर्ग टीला में क्या होता था, चार दीवारी। और यहाँ पे नगर में जो है कोई चार दीवारी नहीं होता था, मतलब भेड़ बकरी की तरह रहो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे पर कौन हमला करने वाला है उसका कोई गारंटी नहीं है, तुम अपना रक्षा खुद करो। तो नगर में क्या होता था कि कोई मतलब यहाँ पे सुरक्षा की चार दीवारी नहीं थी, और यहाँ पे सुरक्षा की चार दीवारी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है पुरोहित वर्ग केवल केवल पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, और यहाँ पे आम जनता, ठीक है, जैसे आम जनता हुआ, श्रमिक मजदूर हुआ, ठीक है, श्रमिक मजदूर हुआ, और प्रशासनिक लोग, ठीक है, वो सब कहाँ रहते थे, वो सब पूर्वी भाग में रहते थे। और सिर्फ पश्चिमी भाग में जो दुर्ग टीला होता था वहाँ पे सिर्फ पुरोहित लोग रहते थे, और वहाँ पे दुर्ग टीला कहलाता था, और पूर्वी भाग नगर कहलाते थे। यहाँ पे चार दीवारी होती थी, यहाँ पे चार दीवारी, और यहाँ पे चार दीवारी नहीं था। कौन सा कथन सही है? ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में पश्चिम भाग को नगर कहते थे जिसमें आम जनता रहते थे, जबकि पूर्वी भाग में पुरोहित रहते थे जिसे दुर्ग या टीला कहते थे। और कथन दो में दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। और कथन 3 दे देगा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन का जवाब बताइए तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इनमें से जो है ना एक भी ऑप्शन सही नहीं है, बढ़िया से आप गौर से एक दो बार उसको आगे पीछे करके सुन लीजिएगा कि हम क्या बोले हैं। ठीक है, तो दुर्ग टीला में जो होती थी चार दीवारी होती थी, और पूर्व नगर में जो होता था चार दीवारी नहीं होता था। यहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे, यहाँ पे पुरोहित केवल सिर्फ पुरोहित वर्ग रहते थे। पुरोहित कौन है? पुरोहित रे, यहाँ पे सिर्फ खाली पुरोहित रहते थे, यहाँ पे प्रशासनिक लोग, श्रमिक लोग, आम जनता रहते थे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा हम क्या बोले हैं। अब देखिए कुछ एक अपवाद में है, मतलब देखिए धरती पे जो है ना सब जो है किसी न किसी अपवाद में रहता है। ठीक, सब जो है किसी न किसी अपवाद में रहता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी कुछ अपवाद है, और वो उस अपवाद को हम समझते हैं। दुर्ग टीला तो समझ लिए, अब इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए अपवाद फर्स्ट, पहला में एक लोथल था और एक चंद्रुआ है, जैसे एक लोथल और सुरकोटदा जो था ना, लोथल और सुरकोटदा में जो कि दुर्ग टीला और नगर जो बना हुआ था, दोनों एक ही दीवारी से घिरा हुआ था। अब मान लीजिए ये लोथल है, यहाँ पे पश्चिमी भाग हो गया और यहाँ पे पूर्वी भाग हो गया। ये भी यहाँ पे घिरा बना हुआ है, ये नगर बना हुआ है, और ये जो है दुर्ग यानी टीला बना हुआ है। अब दोनों को जो है एक ही चार दीवारी से घेर दिया है, मतलब मान लीजिए कि इसको ऐसे करके घेर दिया है, इसको जो है ऐसे करके घेर दिया है। तो इसको जो है ऐसे करके मतलब घेर दिया है, मतलब लोथल को जो है जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो है और चार दीवारी से घिरा हुआ है, इसको ऐसे करके घेर दिया है। मतलब वही है, आप ये हम बताएं ना कि दुर्ग का जो मतलब जो होता था चार दीवारी होती थी, और नगर का चार दीवारी नहीं होता था। लेकिन कुछ अपवाद में है कि लोथल का जो है पश्चिमी और पूर्वी भाग में जो होता था, एक दुर्ग टीला और नगर जो है उसको एक ही चार दीवारी से घेर दिया गया था। उसी तरह सुरकोटदा में भी है कि पश्चिम और पूर्व ये दोनों मतलब बना दिया गया है, बॉक्स में बंद कर दिया इसको। अब जो है इसको एक ही चार दीवारी से घेर दिए हैं, मतलब एक ही चार दीवारी से इसको घेर दिया गया है। ये ऐसा प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल और सुरकोटदा, सिर्फ लोथल और सुरकोटदा में। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अपवाद सेकेंड, इसको मिटा दें। अब देखिए अपवाद दो, चन जो आदोनो चनहुद, कैसा नाम है रे, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो है यहाँ पे जो है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे पश्चिम बना है यानी दुर्ग बना है, और यहाँ पे बना है नगर।
यानी पूर्व वाला भाग, यह है पूर्व, यह है नगर, यह है टीला। तो ये जो है ना तो इसके ऊपर कोई चार दीवारी दिया गया है, इसके ऊपर कोई भी दुर्ग नहीं दिया गया, मतलब इसको किसी भी चार दीवारी से नहीं घेरा है, ठीक है। तो चंद्रो जो है इसको जो है किसी भी चार दीवारी से घेरा नहीं है। तो लोथल को जो लोथल के बारे में बताए थे कि इसको जो है एक ही यहाँ से यहाँ तक घेर दिया गया था लोथल में, ऐसे यहाँ से यहाँ तक घेर दिया गया था लोथल में, और चंद्रो में जो है इसको भी छुट्टा छोड़ दिया, इसको भी छुट्टा छोड़ दिया, तुम अपने आप रक्षा करो, जैसे करना है तुम करो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी हम जो है छतरी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं घेरेंगे। तो वो कहाँ पे किया गया था, चंद्रो में किया था। और लोथल और सुरकोटदा में जो था कोई भी चार दीवारी नहीं दिया गया था, यानी इसका कोई भी सुरक्षा नहीं था। अब बात 3 देखिए, एक धौलावीरा शहर, धौलावीरा स्थल है, धौलावीरा, यह है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक। तो यहाँ पे धौलावीरा में कहा था कि यहाँ पे 3 टीला बना हुआ था। धौलावीरा जो है ये जो है तीन टीला में इसको बनाया गया था, धौलावीरा को 3 टीला में। तो एक तो पश्चिमी भाग होबे करेगा, एक तो पूर्वी भाग होबे करेगा, बीच में था मध्य भाग, बीच में क्या था, मध्य भाग, ये था पश्चिमी भाग, ये था पूर्वी भाग, और बीच में था मध्य भाग। तो इसका भी चार दीवारी कर दिया गया होगा, इसीलिए इसके ऊपर दुर्ग है। तो ये जो है बीच में जो पश्चिमी जो बीच में जो भाग था इसको कहते थे मध्यमा, इसको क्या बोलते थे, मध्यमा, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब आप एनसीईआरटी जब आप मतलब वो क्या है कि बुक पीसीएस का जैसे आप बुक उल्टाइएगा ना यूपीएससी का, तो उसमें पूछा हुआ था कि इनमें से जो है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में त्रिस्तरीय नगर प्रणाली का विभाजन मिलता है। तो त्रिस्तरीय देखिए, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे मध्य है, यहाँ पे पूर्व है, 1 2 3 हुआ ना। तो त्रिस्तरीय प्रणाली कहाँ मिल रहा है, धौलावीरा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, धौलावीरा में मिल रहा है। तो यहाँ से त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रमाण मिलता है, यहाँ पे 2 स्तरीय का मिलता है, और लोथल में भी सब में 2 है। लेकिन चंद्रो में एक भी किला नहीं है, मतलब जो पश्चिम किला और पूर्व नगर जो है इसके ऊपर कोई भी मतलब दीवारी नहीं था। और लोथल में जो था, लोथल का भी बना ही देते हैं, रुको 1 मिनट, यहाँ पे है पश्चिम और यहाँ पे है पूर्व, ठीक है। तो इसको जो है एक ही चार दीवारी से घेरा हुआ था, और वो सुरकोटदा में भी था और लोथल में भी था। तब आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा कि चंद्रो में जो पश्चिमी टीला और पूर्वी नगर जो था इसके ऊपर कुछ भी बना थी कि मतलब दुर्ग नहीं था, मतलब कोई भी मतलब इसके ऊपर चार दीवारी नहीं थी, जिस वजह से जिस वजह से कहते हैं जो मतलब दुर्ग रहित स्थल इसको, ठीक है। और लोथल और सुरकोटदा में क्या था कि यहाँ पे पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर जो था उसके ऊपर मतलब एक ही दीवार से दोनों को घेर दिया गया था, लोथल और सुरकोटदा में। और धौलावीरा और पश्चिमी और मध्य और पूर्व जो भाग था उसको मतलब मध्यमा कहते हैं, जिसकी त्रिस्तरीय में विभाजित किया गया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक का जो क्लास हम बताए आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो को जो है अच्छा से एक बार बढ़िया से देखिएगा रिपीट करके। अब जो बचा है मतलब इससे जो बचा, मैं सोचा कि पूरा वीडियो कल कंप्लीट कर देंगे इस क्लास में, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि मोबाइल का जो थोड़ा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। यदि वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब दोनों करिएगा, ठीक है।